ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। देखो, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम बहुत तरीके के हैं। जो इस फर्स्ट यूनिट में आपके सिलेबस में है, मैं वो डिस्कस करूँगा अभी। बाद वाले जो बाकी और चैलेंजेस हैं वो बाकी यूनिट में जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे मैं डिस्कस करता रहूँगा। ऑलराइट, सो अभी हम फर्स्ट यूनिट के जो चैलेंजेस हमने करने हैं उन पे फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहला इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम का मतलब समझ रहे हो ना, कि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, मतलब जो आप अभी शुरू हो रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, या आगे जो आ सकते हैं इन कुछ सालों में, है ना। मतलब आजकल के ज़माने में क्या चीज़ एमर्ज हो रही है एज चैलेंजेस फॉर एचआरएम, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं उनके आगे क्या चैलेंजेस अभी आजकल आ रहे हैं, है ना। सो वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। देखो, जैसे मैंने बोला, स्पेशली आप एक इंडिया जैसी कंट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो सब लोग जो हैं उस वो लोगों में इंक्लूजन लाना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी, ये सब चीज़ें क्यों बात होती है इन सब की, बिकॉज सब लोग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबके रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर, क्रीड, कलर, हर बेसिस पे डिफ्रेंसिएशंस कर सकते हैं। एंड देखा जाए तो डिफरेंसेस बहुत हैं, बट फिर भी अल्टीमेटली वो एक ही छत के नीचे आके काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक ही गोल अचीव करने के लिए मिलके टीम वर्क में काम कर रहे हैं। तो कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब तभी होगा जब एक इंक्लूसिविटी होगी, सब आपस को, सब अपने आप को, मतलब एक दूसरे को अपना मान के जब तक चलेंगे। सो ये अपनापन ज़रूरी आ जाता है तब जब आप डाइवर्स वर्कफोर्स से डील कर रहे हो। और ये किसने करना है डील? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ने डील करना है। सो मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी वर्कफोर्स जो है, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्रीड, कुछ भी, उनके बेसिस पे वो डाइवर्सिटी से डील करना एंड उनको एक टीम वर्क में ला के रखना, टीम में ला के रखना, एंड इंक्लूसिविटी इंश्योर करना। ठीक है। अब इसमें देखो, inclusion of employees from different groups such as women, physically disabled persons, retired defense personnel, backward class, ethnic groups etc, है ना। ये सब बेसिस पे कोई भी चाहे तो वो बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट ये इंश्योर करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कि वो ना हो ऐसा कुछ, है ना, कोई डिफरेंसेस। बेसिकली सब अपनापन फील करें उस ऑर्गेनाइजेशन में आके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर ये आप नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज़ सेफ फील नहीं करेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उनका प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उनके एब्सेंटिज़म ज़्यादा होने लगेगी, हो सकता है लेबर टर्नओवर रेट भी इंक्रीज़ हो जाए, मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो काम करते हुए सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेंगे, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैलेंज जो आपका उसमें आता है, जो डिस्कस करना है मुझे, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। देखो, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट की पहले मतलब जान लो। जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको अपने आप में सशक्त महसूस हो। सशक्त समझ रहे हो? मतलब वो अपने आप में थोड़ा पावरफुल फील करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि यार हम तो बस एक, बोलते हैं ना, स्लेव्स बन के रह गए हैं, कॉर्पोरेट स्लेव्स आजकल बहुत बोला जाता है। सो वैसा ना फील करें, उनको थोड़ा लगे कि यार हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो पावर्स हैं, हम सिर्फ एक बॉस के सर्वेंट नहीं हैं, हम एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें वर्ड यहाँ पे जो यूज़ होता है दैट इज़ अटोनमी, कि वी हैव सम अटोनमी, यानी पावर एक तरह से इन आवर हैंड्स। जब ऐसा वो फील करेंगे तो वो बेसिकली वही जो मैंने बोला, सशक्त महसूस करेंगे, विच इज़ अ गुड फीलिंग, राइट। एवरी वन वॉन्ट्स टू फील कि हाँ, आई एम इम्पॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इसका मतलब जानते हैं, क्यों ज़रूरी है ये भी जानते हैं। देखते हैं क्या है लिखा है। एम्पावरमेंट इज़ एनी प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनमी, मतलब किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा ऑटोनमी दिया थ्रू दो तरीके से देता है। एक तो मान लो जो भी इंफॉर्मेशन उसे देनी चाहिए वो उसे मिल रही है, मतलब ऐसा ना फील हो एम्प्लॉय को कि भाई इतना बड़ा काम हुआ और मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसा ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए वो उस तक पहुंचे, राइट। दूसरी चीज़, प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ओवर फैक्टर्स इफेक्टिंग द जॉब परफॉर्मेंस, मतलब कि उसकी जॉब की परफॉर्मेंस के लिए जो भी उसे कंट्रोल चाहिए वो उसके पास हो। मतलब कि मान लो एक बंदा है, उसे लैपटॉप में काम करना है और वो लैपटॉप उसका खुद का नहीं है, वो ऑफिस में पड़ा होता है, वो ऑफिस में जहाँ पड़ा होता है उस रूम के ताले की चाबी उसके हाथ में ही नहीं है, उसको रोज़ किसी के पास जाके बोलना पड़ता है, सर चाबी दे दो मेरे को, ऑफिस में से लैपटॉप उठाना है, जबकि वो लैपटॉप उसका है, काम वही करता है, उस पर उसको अलॉटेड है। तो अनडायरेक्टली अल्टीमेट क्या बोल
एक्चुअली में होना तो यही चाहिए कि उसके पास उसकी चाबी होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ही शुड हैव एटलीस्ट इतनी पार कि वो अपने जो लैपटॉप है वो जहाँ रखा है उसके पास उसका खुद का कंट्रोल हो। दिस इज़ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी उसकी जॉब की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है उसके ऊपर जितना कंट्रोल ज़रूरी है और जितना दिया जा सकता है उतना उसके पास होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, राइट। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कि ये चीज़ ज़रूरी क्यों है ये जानो। देखो, द पर्पज़ ऑफ एम्पावरमेंट इज़ टू फ्री द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रिग्रेस कंट्रोल, मतलब ऐसा ना हो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस हो कि मेरे को बस कोई पपेट की तरह चला रहा है, ऐसा ना फील करे वो। एंड गिव देम फ्रीडम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन आइडियाज़ एंड एक्शंस। एटलीस्ट वो खुद के लिए, वो बोलते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तो खुद ले पाएँ चीज़ों को लेके, कि एटलीस्ट हम अपने आइडियाज़, अपने एक्शंस जो हम ले रहे हैं उनके लिए हमारे पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी फ्रीडम हमारे पास भी होनी चाहिए, राइट। टू रिलीज हिडन टैलेंट्स विच वुड अदरवाइज रिमेन इनएक्सेसिबल। हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ जिसको आप बोलते हैं ना सब कुछ स्पून फीडिंग भी कर दोगे तो वो कुछ नया खुद नहीं करेगा, कुछ सीखेगा नहीं। बट अगर आप उससे बोलोगे तू खुद देख, अपने आप हैंडल कर सिचुएशन को, तो उसको पावरफुल भी महसूस होगा और उसको शायद वो नए आइडियाज़ लेके आ जाए, या शायद उसके अंदर का कोई हिडन टैलेंट या हिडन कोई नई चीज़ निकल के आ जाए, यू नेवर नो, राइट। सो वो चीज़ करनी इंश्योर, मतलब इंश्योर करना इज़ नेसेसरी एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, राइट। सो इसमें अब देखो दो चीज़ें आती हैं। एक तो जैसे मैंने बोला ना, डेलीगेशन हमने जैसे ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ रखा है कि हाँ एम्प्लॉय, एक मैनेजर है, उसने अपना काम, मतलब सुपीरियर ने काम अपना थोड़ा बहुत सबॉर्डिनेट को दे दिया, तो वो तब वहाँ पे भी यही होता था ना कि ताकि एम्प्लॉय को लगे कि हाँ मैं भी थोड़ा कुछ हूँ, कि मैं खुद काम कर सकता हूँ। बट दिस इज़ डिफरेंट। हालांकि ये भी है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का एक तरीका डेलीगेशन भी है, बट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में और भी बहुत कुछ आता है। सो इट्स अ वाइडर टर्म। सो देखते हैं कि इसमें क्यों करना ज़रूरी है, वो उसको बोलते हैं रैशनल ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब बेसिकली द रीजंस जिसकी वजह से ये ज़रूरी माना जाता है, राइट। पहला रीज़न है स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, कि अगर एम्प्लॉय एम्पावर्ड है तो स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स आएंगे। कैसे? मान लो जैसे हम बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो चेंजेस को रिस्पॉन्ड, की कोई भी चेंज आए तो फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है, राइट। सो वो डिसीजन, मान लो एक एम्प्लॉय है, वो उसको वो डिसीजन लेना है, बट उसके पास तो वो इतनी एम्पावर्ड ही नहीं है वो एम्प्लॉय, है ना, कि मान लो उसके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो खुद कुछ डिसीजन अपने आप ले सके। तो फिर वो पहले ऊपर जाएगा, पूछेगा कि हाँ ये कर लें, फिर वो बोलेगा नहीं मैं बोल रहा हूँ जो वो करो, फिर वो बताएगा उसको, फिर वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें तो बहुत टाइम लग गया। हालांकि अगर उसके पास थोड़ी फ्रीडम होती कि वो खुद डिसीजन ले लेता तो वो फटाफट ले लेता ना डिसीजन, फटाफट चेंज आया उसने डिसीजन लिया, चेंज फिर उसने एक्ट कर दिया, राइट। सो ये स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, कि जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, उसके पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। सो ये होना तभी इसलिए ज़रूरी है एम्पावरमेंट, ताकि ये रिस्पॉन्स जो है वो स्पीडी और फ्लेक्सिबल रहे। समझ गए? दूसरा चीज़, न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं, ये नए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये जैसे आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, डाउन साइजिंग, दैट इज़ अनदर, ये स्ट्रक्चर में फेर बदल करके आता है। डी लेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ रही हैं। तो मतलब पहले के जो ज़माने में ट्रेडिशनल मॉडल होते थे हमारे पास, वो अभी डिस्कार्ड हो रहे हैं, बिकॉज ओल्ड जो मॉडल्स हैं अब वो बहुत पुराने हो चुके हैं, एक तरह से इनको बोलोगे आप ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ओल्ड मॉडल्स आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि नए मॉडल्स लाए जाएं जिसमें एम्प्लॉयज़ के पास खुद थोड़ी पार हो, हमेशा वो चेन ऑफ कमांड वाला ना हो ना, कि वो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर डिसीजन आ रहे नीचे आ रहे नीचे आ रहे नीचे आ रहे, ऐसा ये बहुत पुराना हो चुका है, राइट। देन क्रॉस फंक्शनल वर्किंग, आजकल ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस फंक्शनल वर्किंग है। इसका क्या मतलब है कि भैया सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और फिर वैसे वो काम कर रहे हैं। समझो इस चीज़ को, कि एक मान लो इस लेवल का एम्प्लॉई है, उसे हो सकता है यहाँ के किसी डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉई से सीधा काम पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है इसको नीचे यहाँ किसी एम्प्लॉई है उससे सीधा बात करनी पड़ जाए, इसको हो सकता है इससे बात करनी पड़ जाए, इसको, मतलब किसी को भी किसी से भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये क्रॉस फंक्शनल वर्किंग आजकल ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है। अब वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहा कि हाँ ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा फिर ऐसे होगा। अब वैसा इतना सिंपल नहीं है ना, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं आजकल। सो दैट इज़ वाई क्रॉस फंक्शनल वर्किंग है। सो यहाँ पे भी ज़रूरी है कि अब हर डिसीजन, आप ये नहीं बोल सकते ना कि सब एम्प्लॉयज़ अब अपने सुपीरियर्स के पास जाएंगे फिर वो डिसीजन लेंगे ऐसे। तो अगर एम्प्लॉय के पास उसके पास थोड़ा एम्पावरमेंट है, वो खुद सशक्त हैं, तो वो इस चीज़ को खुद एक्ट कर सकते हैं ना, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उस पर। देन एम्प्लॉयज़ नाउ हैव ग्रेटर अवेयरनेस एंड आर मोर कंसर्न्ड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हायर लेवल नीड्स।
जो मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी थी उसमें आपने अगर पढ़ा हो, हायर लेवल नीड्स जो होती हैं कि बंदे को थोड़ा एक सोशल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बहुत सारी नीड्स हमने पढ़ी थी। तो वो सारी नीड्स जो हैं हायर लेवल नीड्स की जब हम बात करते हैं कि वो खुद में कैसा फील कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर, दैट इज़ उसकी खुद की एस्टीम कुछ होगी, है ना, वो उसको अगर फुलफ़िल करना चाहता है वैसी नीड्स को। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो थोड़ा एम्पावर्ड फील करे, ताकि वो ज़्यादा एस्टीम फील करे अपने आप में, अपने आप की खुद की वैल्यू ज़्यादा समझे वो, ठीक है। सो ये हायर लेवल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो। देन एम्पावरमेंट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल्स टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंसीज। मान लो जब आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर रहे हो, उनके पास ज़्यादा पावर आ रही है, तो जो लोअर लेवल्स वाले मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी, उनको भी लगेगा यार कि हाँ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास अब थोड़ी बहुत फ्रीडम है। तो जब वो ये सारा इधर उधर हाथ पैर मार के खुद चीज़ें करेंगे, तो हो सकता है वो ज़्यादा, उनमें पोटेंशियल डेवलप है, जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाएगा, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगी और इम्प्रूव होने लग जाएंगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, एक सोर्स ऑफ मैनेजरियल टैलेंट ही बन जाएगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई भी एम्प्लॉई में अगर आप मैनेजरियल टैलेंट जगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एम्प्लॉई सिर्फ एक ही एरिया में होता है, मैनेजर सब एरियाज़ को ध्यान में रखता है। सो एक एम्प्लॉई का मैनेजरियल टैलेंट अगर डेवलप हो रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं, एम्प्लॉई मैनेजर का टैलेंट डेवलप कर रहा है, सो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। सो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी ही है उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना, बिकॉज वो अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ एक टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट पे। 3 टाइप ऑफ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। पहला है सजेशन इन्वॉल्वमेंट, कि आप सिर्फ उतना ही एम्पावर कर रहे हो जिसमें बस आपने सजेशंस लेना शुरू कर दिया है कि हाँ अब जो हम डिसीजन लेते हैं, पहले तो हम पूछते भी नहीं थे, अब हम लेकिन थोड़ी बहुत सजेशन ले लेते हैं, है ना। लेकिन हालांकि सजेशन माननी है नहीं माननी है वो हमारे हाथ में ही है अभी भी, बट सजेशन ले लेते हैं, नाम का या जो भी बोलो, बट सजेशन के लिए हम इन्वॉल्व कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ को। एक तो हो गया ये, दिस इज़ अ स्मॉल शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंट्रोल, है ना, कि पहले से थोड़ा आगे बढ़ गए। एक है जॉब इन्वॉल्वमेंट, इसमें हम जो उनका काम है उसमें उसको थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं, कि पहले वो जॉब को जो थोड़ा बहुत कंट्रोल उसके पास नहीं था, अब उसकी जॉब पे उसके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो, मतलब जॉब्स आर रीडिज़ाइंड सो दैट एम्प्लॉयज़ यूज़ अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, कि जॉब में ही हमने रीडिज़ाइन ऐसी करी है कि अब उसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, कंट्रोल है चीज़ों को खुद इधर उधर करके कैसे भी करने का, है ना, अपनी स्किल्स खुद दिखाने का, ठीक है। तो जो भी टास्क उसमें उसे करने हैं वो अब खुद करता है, उसको किसी भी तरीके से सोच समझ के। तो जॉब इन्वॉल्वमेंट सजेशन इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल फ्रीडम आपने दे दी उसको, राइट। देन हाई इन्वॉल्वमेंट, ये सबसे ज़्यादा एक शिफ्ट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल वो, जिसमें आप ना सिर्फ उसको सजेशंस ले रहे हो बल्कि उसका सजेशंस एक तरह से मान भी रहे हो, उसकी जॉब में भी उसने वो करी है, ज़्यादा फ्रीडम उसे मिल रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी अब होने लगी है। ये प्रॉफिट शेयरिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की हम जो बात करते हैं वो इसमें आते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट में, कि अब आपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट शेयरिंग में भी करने लग गया, कि मान लो तेरी वजह से या तेरे सजेशन से या कुछ भी, तेरी वजह से अगर हम 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो 10 रुपये में से 5 रुपये फिर तेरे हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड इसको आप बोल सकते हो टिपिकल कि हाँ अब एक्चुअल में एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है, कि भाई इतना सशक्त कराया उन्हें कि अब प्रॉफिट, मुनाफा जो हो रहा है वो भी उनको मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो मैं इतनी हिंदी क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट ओके। दिस इज़ 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एक जिसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल दिया, जिसमें कंट्रोल तो क्या ही, बस थोड़ा बहुत सजेशन लिया। दूसरे में जॉब में उसे ज़्यादा फ्रीडम मिली जब वो जॉब डिज़ाइन करी। तीसरा हायर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग भी उसके साथ कर देते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे, एडवांटेजेस ये भी जान लेते हैं ना। देखो सबसे पहला, एवरीवन इज़ वैल्यूड, सबकी वैल्यू है ना, सब अपना कुछ ना कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन देंगे तो कंपनी का ही बेटरमेंट है। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि वो फटाफट फ्लेक्सिबल और क्विक डिसीजन मेकिंग। देन टीम ऑफ लॉयल एंड कमिटेड एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट और लॉयल्टी बढ़ जाएगी ना, बिकॉज वो बोलेंगे हाँ यार अब ये तो हमारी खुद की कंपनी है, बिकॉज हम भी थोड़े कुछ तो हैं इस कंपनी के। देन इंडिविजुअल्स आर कॉन्स्टेंटली अवेयर नॉट ओनली व्हाट दे आर सीकिंग टू अचीव बट ऑल्सो व्हाई दे आर सीकिंग टू अचीव इट। बेसिकली पहले तो हम उसे बोलते थे बस ये काम करना है, तेरे को सैलरी मिलेगी। अब प्रॉफिट शेयरिंग भी मान लो उसे दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज उसे पता है कि यार अगर मैं कुछ अच्छा दूंगा तो वो प्रॉफिट मेरे को ही आएगा, मैं अपना फ़ायदा करने के लिए ही सही बट जो भी है मैं करूँगा वो काम, समझो। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ लाइकली टू बी कोऑपरेटिव एंड पर्पसफुल रादर देन ब्लेम ओरिएंटेड। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है थोड़ा पारिवारिक माहौल बन जाता है ना, कोऑपरेटिव हो जाता है,
पर्पसफुल हो जाता है, बिकॉज अब सब अपने वो पर्पस के लिए वो हो रहे हैं कि पहले एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी से मतलब होती थी, लेकिन अब वो एक्चुअल में पर्पसफुल हो गए हैं, मतलब जो एक्चुअल काम करना है उनको उस पर वो एक्चुअल ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दे नो कि अब जो काम है उस पर हमारा भी कुछ हक है एंड हमारा भी कुछ से, जिसे बोलते हैं ना कि हमारा भी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो जो पहले नहीं होता था। सो दैट इज़ वाई वो पर्पसफुल बोला जा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के। देन इंडिविजुअल्स हैव रियल विलिंगनेस टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस ऑफ टीम विच दे वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब मतलब वो खुद बोलेंगे कि हाँ, अगर हमारी सक्सेस है वो भी हमारी वजह से, एम्प्लॉय की टीम की सक्सेस वो भी, एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस वो भी मेरी वजह से, उसको थोड़ा और वैल्यूएबल फील होगा। देन एम्पावरमेंट प्रोवाइड्स वर्क एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ। ये तो मैंने बताया ही कि उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा, राइट। ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर आप एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कर रहे हो, दीज वर द बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। देन आप अब आ जाओ कि एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो एक तो देखो, अपना पोटेंशियल उन्हें पता लगेगा कि हाँ यार, ये तो अभी तक मुझे खुद नहीं पता था कि ये मैं कर सकता हूँ, बट अब मुझे एम्पावरमेंट जब हुआ मेरा और मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला, तो अब मैं खुद का पोटेंशियल जान रहा हूँ। पर्सनल ग्रोथ तो मैंने बोला हो ही रहा है उनका। देन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका कि हाँ यार, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मोटिवेशन बढ़ेगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ना, कि वो मोटिवेटेड फील करेंगे, चल यार मैं भी करता हूँ, बिकॉज मेरे करने से कुछ हो रहा है, उससे पहली बार लगेगा। देन इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग, कुछ नया वो कुछ सोचेगा, उसकी खुद की क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इनिशिएटिव, वो सब डेवलप होगा। ठीक है, तो ये उसके बेनिफिट्स हो गए, खुद जो फील करेगा। देन एम्प्लॉय एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो देखो पहली चीज़, एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली फ्लैट होती है। मतलब ऐसे क्यों, बिकॉज अब मैंने बोला ना, वो जो पहले जैसा स्ट्रक्चर था, ऐसे 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 वाला, यानी कि दिस इज़ नॉट फ्लैट, दिस इज़ वर्टिकल। सो अब जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल ज़्यादा वैसे होने लग गए हैं, बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट्स, बिकॉज अब वो सेमी इंडिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज अब वो थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बिकॉज अब उनमें एम्पावरमेंट है, मतलब थोड़ी बहुत फ्रीडम है चीज़ों को करने की, है ना, इंडिपेंडेंट हो गए हैं वो ज़्यादा। देन अब आ जाओ फीचर्स कि हाँ कैसे दिखती हैं एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले तो मैंने बोला कि डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वो होने लग जाता है। देन नैरो डिपार्टमेंट बाउंड्रीज रिप्लेस हो गई हैं बाय क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये तो मैंने पहले भी बताया था ना कि अब ऐसे नहीं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऐसे काम होता है। देन इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग विदहेल्ड एट ईच सक्सेसिव लेवल्स, इट बिकम्स शेयर्ड थ्रू नेटवर्किंग। ये तो मैंने अभी बताया, क्रॉस फंक्शनल वाला ये है कि नेटवर्किंग के थ्रू चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। अब वो नहीं है ना सक्सेसिव लेवल की, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं। देन न्यू स्ट्रक्चर मीन्स फ्यूअर मैनेजर्स ईच विद वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स कम हो गए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी वाइड हो गई, है ना। देन एम्प्लॉयज़ वर्क आउट देयर डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स। अब खुद एम्प्लॉई अपने बताते हैं कि हाँ मेरे डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, है ना। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक उल्टा जो होता है, दैट इज हैमस्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन। हैमस्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है देखो, जो बहुत ही ना इनएफिशिएंट सी है, बिकॉज लोगों के पास कुछ करने का खुद है ही नहीं, सब वो दूसरे से जाके पूछते हैं कि क्या है, राइट। सो बेसिकली अगर कंट्रोल उनके पास खुद को कुछ नहीं है, बाकी उसे एज अ पपेट यूज़ करते हैं, दैट इज हैमस्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो देखो, इफ़ पीपल वांट टू डू गुड वर्क, एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स देम, हैमस्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन हिंडर्स देम। सीधी बात है, ठीक है। सो अप्रोचेस टू इफेक्टिव एम्पावरमेंट, खत्म ही नहीं हो रहा है टॉपिक। द फॉलोइंग अप्रोचेस कि बेसिकली कैसे करें एम्पावरमेंट कैसे करें, तरीका। शेयर्ड विजन एंड वैल्यूज़ की, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, विजन है जो आप चाहते हो, वो शेयर करो, है ना। एम्प्लॉयज़ तक जब तक पहुंचेगा नहीं वो बात, तब तक कैसे ही आप एम्पावर करो, तो उन तक पहुंचाओ कि हाँ मेरा ये विजन है, जो अभी तक मैं खुद अपने पास रखता था, बट अब मैं शेयर कर रहा हूँ तेरे साथ, बिकॉज मैं तेरे को भी पावर दे रहा हूँ थोड़ी। हैविंग ट्रस्ट, जब तक ट्रस्ट नहीं है उन पर, तो क्या ही आप उनको काम दोगे, है ना। हेल्पिंग अचीव जॉब मास्टरी, उनको सिखाओ कि हाँ देखो ऐसे करते हैं, जॉब मास्टरी उन्हें हासिल करवाओ। अलाउइंग डिस्क्रिशन, उन्हें डिस्क्रिशन अलाउ करो, मतलब कि ठीक है जो तू करना चाहता है वो कर सकते हैं, ऐसा उसे बोलो। डिस्क्रिशन समझते हो ना, कि जो तू चाहता है वो कर अपने मर्जी से। प्रोवाइडिंग सक्सेसफुल रोल मॉडल्स, खुद उसे बताओ कि या तो खुद बन जाओ रोल मॉडल, या किसी और को दिखाओ कि वो देखो कैसे वो खुद काम करता है, तू भी वैसे खुद काम कर, ऐसे रोल मॉडल दिखाओ। यूजिंग सोशल रीइंफोर्समेंट, सोशल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हाँ थोड़े बहुत प्रेज दे दी, एनकरेजमेंट दे दिया, या फीडबैक थोड़ा बोल बोल के उसे वो बताए बढ़ावा देना, भोग दो। इमोशनल सपोर्ट, वर्बल भी सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी, कि थोड़ा उसको मान लो काम दिया और वो अगले दिन आके बोल रहा है यार स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार है तो उसको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, उसको थोड़ा रिलैक्स करवाओ और उसे उसका ध्यान रखो बेसिकली, कि थोड़ा इमोशनल उसे मेंटल सपोर्ट दो। ठीक है,
दिस इज़ हाउ टू डू इट अप्रोच। एक आता है बैरियर्स, कि भैया जब आप एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होगा? लैक ऑफ कैपेबिलिटी अमंग्स द एम्प्लॉयज़। हो सकता है एम्प्लॉई आप दे तो दो काम उसे एम्पावर करने के लिए, बट वो जेनविनली उतना केपेबल नहीं है कि वो काम खुद करे। ये बहुत बैरियर है। अनविलिंगनेस ऑफ सुपीरियर टू डेलीगेट अथॉरिटी। हो सकता है सुपीरियर खुद ही नहीं अभी कंफर्टेबल अपनी अथॉरिटी को उसे देने को, कि वो विलिंग ही नहीं है। वो बोलते हैं नहीं मैं ही करूँगा सारा काम, मैं नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉय को काम। वो बोलेगा कि उसे कुछ नहीं आता, मुझे ही आता। ऐसा फील होता है ना कई बार, या फील तो क्या मतलब कई बार हो सकते हैं सुपीरियर्स ऐसे जिनको लगता है कि यार नहीं हम नहीं देंगे अपने एम्प्लॉय को काम, मैं खुद ही करूँगा, मुझे ही पता है काम कैसे करना है। देन स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, की मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जैसे था पुराना वैसा ही पड़ा है, कोई स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे एम्पावरमेंट होगा? क्योंकि एम्पावरमेंट के लिए तो स्ट्रक्चर चेंज करना था। रिजिड कंट्रोल, जब बहुत मैनेजर्स जो टॉप मैनेजमेंट रिजिड रहते हैं ना कि नहीं कंट्रोल करना है उन एम्प्लॉयज़ को, तो वो कोई भी चेंज लाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सारे बैरियर्स होते हैं कि एम्पावरमेंट करते टाइम ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसके साथ आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का टॉपिक खत्म होता है। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैलेंज है वो कवर करेंगे, विच इज़ आई थिंक डाउन साइजिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।